नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत यूनिट 1 में जो अपनी व्याख्यानमाला चल रही है उसमें मैं पुनः उपस्थित हूँ। हमने पिछले अपने व्याख्यान में सदिश अदिश की बातें आपको स्मरण कराते हुए मैंने क्षेत्र की यहाँ पर बात की थी और फिर क्षेत्र से संबंधित सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र को उदाहरणों के साथ समझाया था। अनेक उदाहरण दिए थे। तत्पश्चात हमने एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, एक बहुत महत्वपूर्ण अभिकल्पना जिसको हम फ्लक्स कहते हैं उसका अध्ययन किया था। फ्लक्स एक ऐसा पद है भौतिकी में जिसको अनेक स्थान पर हम उपयोग में लाते हैं, चाहे वह विद्युत क्षेत्र से संबंधित बात हो, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित हो, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। और सर्वप्रथम आपको ध्यान होगा मैंने इस फ्लक्स को दो बहुत सुंदर उदाहरण लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया था। जो पहला उदाहरण था कि यदि बरसात हो रही है तो पानी एकत्र किया जाए तो वो मात्रा किस किस बातों पर निर्भर करेगी। और दूसरा उदाहरण मैंने दिया था कि मान लीजिए कोई नदी है और उसमें पानी का वेग b वेग से प्रवाहित हो रहा है, तो उस प्रवाहित होने वाले पानी की मात्रा में यदि कोई आयताकार वर्गाकार कुंडली लटकाई जाए तो उस कुंडली से निर्गत उस द्रव की मात्रा, अर्थात उस कुंडली से निर्गत पानी की मात्रा किन बातों पर निर्भर करेगी। और आपको ध्यान आ गया होगा, मैंने आपको बतलाया था कि निर्गत जो मात्रा है वह पानी के वेग पर निर्भर करेगी और साथ ही साथ वह उस कुंडली के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगी। कब ये न्यूनतम होगा, कब ये अधिकतम होगा और किस प्रकार से हम फ्लक्स लिखेंगे, ये बातें अब आपको याद आ गई होगी। वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि यदि सदिश क्षेत्र के इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या ज्ञात कर ली जाए। हम क्या बात कर रहे हैं? एक तो इकाई क्षेत्रफल से और प्रति सेकंड गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या। तो ये जो गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या है, यह गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या उस सदिश क्षेत्र का फ्लक्स कहलाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिएगा सदिश क्षेत्र को हम वेक्टर ए से दिखा रहे हैं, क्षेत्रफल को ds वेक्टर से दिखा रहे हैं, तब क्षेत्रफल ds से गुजरने वाली बलरेखाओं की जो संख्या है वह इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के द्वारा दी जाएगी, अर्थात वेक्टर a डॉट ऑफ ds इसके द्वारा व्यक्त की जाएगी। उसी प्रकार से यदि कोई फील्ड नहीं है और यदि हम द्रव की बात कर रहे हैं, मान लीजिए द्रव जिसका वेग b है, तो उस द्रव जो b वेग से प्रवाहित हो रहा है उसका डाइवर्जेंस यदि हम निकालना चाहते हैं तो डाइवर्जेंस का यहाँ पर अर्थ होगा कि प्रति सेकंड उस एकांक आयतन से गुजरने वाली द्रव की मात्रा, एकांक आयतन से प्रति सेकंड गुजरने वाली जो द्रव की मात्रा है वह मात्रा उस द्रव के लिए जिसका कि वेग b है डाइवर्जेंस कहलाएगा। पुनः इस बात को समझते हैं क्योंकि यह संकल्पना किस प्रकार से डाइवर्जेंस की बन रही है। यदि सदिश क्षेत्र के एकांक आयतन से प्रति सेकंड गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्ञात की जाए तो वह जो संख्या आएगी
ये चूंकि आयतन पर ली गई है, अब यह पद डाइवर्जेंस कहलाएगा। और इसी प्रकार से द्रव के लिए जो द्रव की मात्रा है प्रति सेकंड एकांक आयतन से गुजरने वाली, वह मात्रा उस द्रव का डाइवर्जेंस कहलाएगा। आप चित्र में देखें, मैंने एक बंद सतह ली है और इस में क्षेत्रफल A है, सरफेस एरिया S है, इसका कंप्लीट वॉल्यूम B है और इसमें एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया है जिसको कि मैंने ds से दिखाया है। तब अल्पांश ds से गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होगी वो फ्लक्स कंसेप्ट के अनुसार सदिश क्षेत्र के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट होगी, अर्थात वेक्टर A डॉट ds होगी। पुनः संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या यदि हम ज्ञात करें तो अल्पांश से जो ज्ञात की गई है उस पर इंटीग्रल कर दीजिएगा और इंटीग्रल ये जो बनेगा यह सरफेस इंटीग्रल बन गया। तो इंटीग्रल हो गया सरफेस इंटीग्रल वेक्टर A डॉट ds। ऐसा आप मैथमेटिक्स में सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल सीखे हुए हैं। चूँकि सरफेस एरिया वॉल्यूम B को समाहित किए हुए है, अतः आयतन B से गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होगी वह सरफेस इंटीग्रल वेक्टर A डॉट ds से दी जाएगी। अब हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? इकाई आयतन से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो इकाई आयतन से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम कैलकुलस के लिमिट्स के सिद्धांत के उपयोग करके लिख सकते हैं और उसे गणितीय रूप में किस प्रकार से लिखा जाएगा? डाइवर्जेंस A इज इक्वल्स टू लिमिट B अप्रोचेज 0, B यहाँ पर उस बंद पथ का संपूर्ण आयतन है, लिमिट B अप्रोचेज 0 सरफेस इंटीग्रल वेक्टर A डॉट ds अपॉन B। तो इस प्रकार से हमने डाइवर्जेंस को परिभाषित कर दिया है। अब हम विचार करते हैं डाइवर्जेंस की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, डाइवर्जेंस के मान किस प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिएगा, डाइवर्जेंस का जो मान है वह पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और डाइवर्जेंस का मान शून्य भी हो सकता है। यदि डाइवर्जेंस का मान पॉजिटिव है, जो 3 प्रकार की संभावनाएं हैं उन तीनों पर अलग अलग विचार करते हैं। यदि डाइवर्जेंस का मान पॉजिटिव है तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि बंद पथ से जो द्रव है वह निर्गत हो रहा है, यानी बाहर की ओर निकल रहा है। यदि हम क्षेत्र के लिए बात करें, मान लीजिएगा विद्युत क्षेत्र है और उसका डाइवर्जेंस का मान धनात्मक है, तो इसका अर्थ होगा कि बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है। इसमें जो बल रेखाएं हैं वो बंद पथ से बाहर की ओर आ रही हैं, जिसको मैंने चित्र में दिखाया है। जब ये बंद पथ से बाहर की ओर निकल रही हैं तो इसका क्या अर्थ हुआ कि बंद पथ में +q आवेश स्थित है। इसका अर्थ हुआ कि डाइवर्जेंस का मान पॉजिटिव होने पर बंद पथ में निश्चित रूप से कोई सोर्स स्थित है। केस सेकंड, मान लीजिए डाइवर्जेंस का मान नेगेटिव है, जो सेकंड कल्पना ली गई है। डाइवर्जेंस का मान यदि नेगेटिव है तो इसका अर्थ हुआ कि बंद पथ में जो द्रव है वो अंदर से निवेश हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है। अर्थात द्रव बंद पथ में बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है। अब हम दोनों तरह की बात कर रहे हैं, दोनों प्रकार से कर रहे हैं, द्रव के लिए भी कर रहे हैं और क्षेत्र के लिए भी कर रहे हैं। अब यदि हम इस नेगेटिव मान को क्षेत्र पर आरोपित करें, यदि विद्युत क्षेत्र है, डाइवर्जेंस नेगेटिव है, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये है कि इस केस में बंद पथ के अंदर जो बल रेखाएं हैं वो बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं, जैसा कि मैंने इस चित्र में दिखाया है। आप इस चित्र में ध्यान से देखिएगा, जो बल रेखाएं हैं वो आ रही हैं जिसमें एरो मार्क किया हुआ है। इस तरह की स्थिति कब पैदा होती है?
इस तरह की स्थिति आपको ध्यान है तब पैदा होती है जब बंद पथ के अंदर कोई ऋणात्मक आवेश उपस्थित है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस बंद पथ में अब डाइवर्जेंस नेगेटिव होने पर निश्चित रूप से कोई सिंक उपस्थित है। हम अब तीसरी संभावना पर और विचार करते हैं और तीसरी संभावना है कि डाइवर्जेंस का मान शून्य है। यदि डाइवर्जेंस का मान शून्य है तो फिर बिल्कुल पहले की तरह पहले हम क्षेत्र की बल रेखाओं के लिए बात करेंगे, फिर द्रव के प्रवाह के लिए भी करेंगे। तो यदि डाइवर्जेंस का मान शून्य है, इसका अर्थ हुआ कि जो द्रव है वह बंद पथ से निर्गत एवं जो आगत है उसकी मात्रा समान है। इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि द्रव बंद पथ के अंदर समान मात्रा में अंदर प्रवेश कर रहा है तो उसी समान मात्रा से वो बाहर भी निकल रहा है। और यदि हम इस केस में पहली दोनों संभावनाओं के रूप में विचार करें तो इस तरह की परिस्थिति में हम कहेंगे कि ना तो इसमें कोई सोर्स है और ना ही कोई सिंक है। अर्थात डाइवर्जेंस का मान शून्य होने पर बंद पथ के अंदर सोर्स भी नहीं होता और सिंक भी नहीं होता। और ध्यान रहे, जब कभी किसी ऐसे सदिश क्षेत्र का मान, डाइवर्जेंस का मान यदि शून्य होता है तो वो सदिश क्षेत्र सोलेनोइडल वेक्टर कहलाते हैं। हमें कई बार हम इस कार्य को जब करेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वहाँ पर आप देखेंगे कि हमें किस प्रकार से सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा कि सिद्ध करें कि सोलेनोइडल वेक्टर है। इसका अर्थ हुआ कि जो वेक्टर फील्ड दिया गया है मुझे उसका डाइवर्जेंस शून्य करके बताना है। उदाहरण के लिए चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एक सोलेनोइडल वेक्टर है और चुंबकीय क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस का मान है वह हमेशा शून्य होता है। कारण है कि बल रेखाएं क्लोज कर्व में होती हैं। अतः इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की जो उत्पत्ति है वह निश्चित रूप से सोर्स और सिंक के कारण होती है। डाइवर्जेंस मान का डाइवर्जेंस बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का मान शून्य है, ये बात भी बतलाता है कि कभी भी मोनोपोल संभव नहीं है। पुनः इस डायग्राम पर विचार करें। जैसा हमने पहले किया था, बंद पथ है, सरफेस एरिया S है, संपूर्ण आयतन B है, इसमें एक अल्पांश ले लिया गया है और इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो ds है। तब इस सदिश क्षेत्र के पृष्ठ क्षेत्रफल के क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होगी वो वेक्टर A और ds के डॉट प्रोडक्ट से दी जाएगी। अब यदि हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना चाहें तो इसका अर्थ होगा मुझे सरफेस इंटीग्रल इस पर लगाना पड़ेगा और सरफेस इंटीग्रल के बाद ये टर्म हो जाएगी सरफेस इंटीग्रल वेक्टर A डॉट ds। इसको मैंने इक्वेशन 1 से मार्क किया है और इक्वेशन 1 बता रही है कि सदिश क्षेत्र से पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की टोटल संख्या है। अब सदिश क्षेत्र से इकाई आयतन से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम डाइवर्जेंस A कहते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस की हमने इसी प्रकार से परिभाषा बनाई है। परिभाषा के अनुसार इकाई आयतन से प्रति सेकंड गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाती है। अतः यह डाइवर्जेंस A के बराबर होगा। यदि जो अल्पांश है उसका आयतन dB है तब उस आयतन अल्पांश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करें तो इसका अर्थ हुआ कि डाइवर्जेंस A के साथ में मुझे dB का गुणा करना चाहिए। अब यदि मैं संपूर्ण आयतन से निकालना चाहूँ गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या तो निश्चित रूप से मुझे इस गुणनफल पर वॉल्यूम इंटीग्रल लगाना पड़ेगा, जिसको कि मैंने इक्वेशन नंबर 2 से मार्क किया है। जरा आप विचार कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दो गणितीय अलग अलग संबंध हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दो गणितीय अलग अलग संबंध है जिसको कि मैंने सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के रूप में लिखा है। लेकिन मूलतः सच्चाई क्या है
रियलिटी ये है कि दोनों एक ही बात को व्यक्त कर रही हैं, क्योंकि पृष्ठ एस में आयतन समाहित है और समीकरण 1 और 2 दोनों एक ही बात को बता रही हैं, अर्थात दोनों तुल्य हैं। तुल्य होने का अर्थ हुआ कि सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा। और यह जो गणितीय संबंध है यह गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहलाती है। इस थ्योरम की अनेक एप्लीकेशंस हैं। आगे हम मैथमेटिकल डेरिवेशंस में भी, न्यूमेरिकल में भी इसकी अनेक एप्लीकेशंस का उपयोग करने वाले हैं। अब इस आर्टिकल में जो और बात रहती है वो है डाइवर्जेंस का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मान निकालना। हम डाइवर्जेंस को पोलर कोऑर्डिनेट स्पेलिकर पोलर कोऑर्डिनेट में कर सकते हैं, परंतु अपने पाठ्यक्रम में डाइवर्जेंस का मान केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। और डाइवर्जेंस का और कर्ल का जो आर्टिकल है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अगर आप पिछले 5 वर्ष के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो आपको अनुभव होगा डाइवर्जेंस और कर्ल पर हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं। कल हम इस आर्टिकल को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।